नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 281वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, हमारे जो प्रतिदिन हमारे साथ हमारे होस्ट रहते थे, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर एम.के. साहनी है, मृदुल कुमारी साहनी है। सर के हालांकि इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी सर मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। सैद्धांतिक विचारधारा वाले कुछ लोग हैं जो धारणा पर जोर देते हैं। कुछ लोग भौतिकवाद के दृष्टिकोण से जीवन को व्यवहारिक बनाने में विश्वास करते हैं। रखना बहुत मुश्किल है दोनों के बीच सामंजस्य और गति। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी वास्तविकता बन जाती है। डॉक्टर एम.के. साहनी में कोई भी उन्हें सिद्धांत को व्यवहार में बदलने की कोशिश करते हुए देख सकता है। हृदय से सरलता ही उन्होंने स्वीकार की दर्शन जिसे वह व्यवहार में सिद्ध कर सकता था। इस प्रकार साहनी दोनों के लिए मिलन स्थल बन गए, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। उनके रूप की शीतलता और शांति मन में ध्यान खींचती रहती है। सभी के लिए रामबाण उपाय उन्होंने ढूंढे। 17 सितंबर 1952 को जन्मे डॉक्टर एम.के. साहनी को महान खोजकर्ता का पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर बंधु साहनी अपने पिता के विपरीत उन्होंने होम्योपैथी की मूल भावना को आत्मसात किया। बचपन से ही उन्होंने डीएचएमएस की होम्योपैथिक शिक्षा पूरी की और शुरुआत की अपने पिता के मार्गदर्शन में अभ्यास किया और बाद में होम्योपैथी में व्याख्याता के रूप में भी शामिल हुए। वर्ष 1979 में बिहार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में विषय डॉक्टर साहनी उन्होंने महाराष्ट्र के बीबीए मराठावाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से एमडी की पढ़ाई पूरी की। वह बाद में MUHS से अपनी पीएचडी पूरी की। शिक्षण में उनकी लंबी यात्रा बहुत बड़ी रही। जानकारी का भंडार अंततः प्रोफेसर के आधिकारिक स्तर तक बढ़ रहा है। उसकी गहराई के साथ होम्योपैथिक दर्शन शास्त्र में रुचि और अभ्यास में कल्पना करने की महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने इसमें महारत हासिल की। रिपर्टरी मेटेरिया मेडिका और होम्योपैथिक दर्शन में उन्होंने विभिन्न पहलुओं की अखंडता को बनाए रखना होम्योपैथी की प्रमुख चिंता बनी रही। ज्ञान और पढ़ाना और फैलाना है उनके प्रति जुनून। उन्होंने हिंदी में बेहद लोकप्रिय पत्रिका होम्यो तरंग और जर्नल ऑफ होम्यो का संपादन किया। ट्रांसमिशन सहकर्मी समीक्षा पत्रिका जिसे व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्होंने होम्योपैथी की सेवा की। शिक्षक के रूप में शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर पर मार्गदर्शक और यूजी और पीजी दोनों स्तरों पर परीक्षक के रूप में डॉक्टर साहनी की पूर्णतावादी प्रकृति ने उन्हें अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। जब तक काम है तब तक वह कभी रिटायर नहीं होते हैं। उनके पास होम्योपैथी से संबंधित विभिन्न गतिविधियां थी और वे इसमें गहराई से शामिल थे, जिसके लिए पटना में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साहनी ड्रग्स ट्रांसमिशन एवं होम्योपैथी की स्थापना की गई। वह संस्थापक प्रबंधन निर्देशक थे और बाद में अध्यक्ष के रूप में इसके सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। RISTDA फला फूला और अब गैर सरकारी के रूप में स्थापित हो गया है। संगठन मूल रूप से के लिए काम कर रहा है होम्योपैथी का अनुसंधान और विकास। वर्तमान में डॉक्टर साहनी के लिए एकमात्र विशेषज्ञ है दूर से होम्यो औषधि ऊर्जा का संचरण अनुसंधान गतिविधियां। डॉक्टर साहनी को चिकित्सा प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, विशेष रूप से दूर से होम्यो औषधि ऊर्जा के संचरण के माध्यम से। उसे सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र द्वारा औषधि प्रशासन पर किए गए अध्ययनों में उनके शोध के लिए पीएचडी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय शैक्षणिक प्रोत्साहन। डॉक्टर साहनी की लोकप्रियता के कारण उनके इसके सदस्य के रूप में चुना गया केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, जहां उन्होंने सदस्य के बाद
सदस्य और बाद में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 26 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा समिति की तकनीकी उन्नत की खोज में डॉक्टर साहनी ने उन्नत को शामिल करने के लिए अथक प्रयास किया और होम्योपैथी के लिए बेहतर अनुप्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी की। शायद उसे इसका गौरव प्राप्त है। भारत में कंप्यूटर ऑफ सॉफ्टवेयर होम्योपैथ के पहले उपयोगकर्ता, जिसके कारण उन्होंने 1986 में किया था। बाद में उन्होंने आगे की यात्रा की और रडार सहित अन्य सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग में विशेषज्ञता प्राप्त की। प्रेरक वक्ता डॉक्टर साहनी व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, जो देश भर में अपना योगदान के लिए घूमे, होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत किए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और कांग्रेस में होम्योपैथी के लिए काम कर रहे हैं और विकास के बाद वे होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य बने रहे, जहां उन्होंने सेवा की अलग-अलग क्षमता में और मेगा संगठन के महासचिव तक पहुंचे। होम्योपैथी क्लिनिक सेवाएं मृदुभाषी डॉक्टर साहनी अपने मरीजों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, जिनकी वे देखभाल करते हैं। हृदय उन्हें सांत्वना देते हुए दर्द और दुख का अनुभव करता है। उनके मरीजों को और वितरित किया जाता है विश्व भर में। दीपमाला जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, उनकी सामाजिक गतिविधियां की बहुत सराहना की जाती है और उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में समुदाय की सेवा की है। रोटरी क्लब पटना मिड टाउन के अध्यक्ष, बिहार स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ के मिड टाउन के अध्यक्ष, बिहार स्वैच्छिक के अध्यक्ष, जीवन के रेड सोसाइटी। बहुत लंबा हो रहा है परिचय। ये सर बहुत लंबा है, चलिए कोई नहीं, मैं ऐसे संक्षेप में सर बहुत हो गया। हाँ ये सर देने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के बीच आज का जीवनी शक्ति और इसके लिए उपयुक्त चिकित्सीय व्यवस्था। सो सर आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। आप तो प्रतिदिन हमारे होस्ट रहते थे, आज आप इसके मुख्य वक्ता हैं। सो वेलकम सर आपका IFPH मंच पर। धन्यवाद दीपमाला जी, और आपको आशीर्वाद भी, और सभी साथियों को आशीर्वाद के साथ मैं यह लेक्चर शुरू करूंगा। यह विषय और आज के दिन ही यह विषय चुनने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आज डॉक्टर बी साहनी, जो इस होम्योपैथिक ट्रांसमिशन के डिस्कवरर माने जाते हैं, उनका आज 99th बर्थ एनिवर्सरी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर भी कार्यक्रम किया है, पटना में भी तो कुछ मेडिकल कैंप्स और सेमिनार ये आयोजित किए गए थे। तो इसी संदर्भ में मुझे लगा कि हम लोग IFPH फोरम में भी इस संदेश को मैं दूं। हालांकि मेरा यह संदेश जो है सो वाइटल प्रिंसिपल से है, जिसको कि हम लोग मूल मानते हैं होम्योपैथी के लिए। इसका अक्सर छात्रों के द्वारा, खास करके नए छात्रों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। मैं जब क्लास में जाता हूँ तो नए छात्र होते हैं, सर ये वाइटल प्रिंसिपल हम लोगों को क्यों पढ़ाते हैं आप लोग, और वाइटल प्रिंसिपल पढ़ाने का क्या। तो उनके मन में जिज्ञासा होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी चिकित्सा पद्धति में वाइटल प्रिंसिपल और सोल और आत्मा की बात नहीं की जाती है। सारे पद्धति में शरीर की बात की जाती है, शरीर में होने वाले परिवर्तन की बात की जाती है, लेकिन वाइटल प्रिंसिपल तो आत्मा या परमात्मा की बात तो नहीं की जाती है। लेकिन हमारे होम्योपैथी में इसके लिए है, और इसका क्या जरूरत है, यह सवाल होना बहुत ही स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि इस सवाल का उत्तर मिल जाने के बाद किसी के मन में यह संदेह नहीं होगा कि होम्योपैथी ही नहीं, सारे चिकित्सा, मैं कहता हूँ खाली होम्योपैथी ही नहीं, सारे चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक आप मनुष्य को नहीं जानोगे, जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचानोगे, और व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके दिल से होता है, उसके मन से होता है, उसके हृदय, उसके पूरे आत्मा के साथ में होता है। तो इसी, और डॉक्टर हैनीमैन जो कि होम्योपैथी के जन्मदाता माने जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य था, मैं ट्रीटमेंट करूंगा, मैं इलाज करूंगा तो एक संपूर्ण मानव का
इलाज करूंगा, एक मनुष्य का इलाज करूंगा। और रोगी बीमार पड़ता है तो रोगी बीमार पड़ने के कितने कारण हो सकते हैं, सारे को ढूंढने के लिए डॉक्टर हनीमैन ने अपना काफी समय व्यतीत किया और उसके बाद में उन्होंने जो निष्कर्ष पर पहुंचा उसे उन्होंने नामकरण दिया होम्योपैथी। और इसका मूल मंत्र, हालांकि आप देखते होंगे कि डॉक्टर हनीमैन को भी प्रारंभिक समय में अपने ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन में जाइए तो वहां पर आपको वाइटल प्रिंसिपल की चर्चा नहीं है, लेकिन फिफ्थ एडिशन में आकर के उन्होंने वाइटल फोर्स के अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वाइटल करके चिकित्सा पद्धति में इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और उसके बाद में चल करके छठे एडिशन में इस वाइटल प्रिंसिपल फोर्स को उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल कहा। तो यह एक यात्रा है भौतिक जीवन से निकल करके डॉक्टर हनीमैन का आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवेश करना और उसके बाद में एक सिद्धांत की ओर प्रवेश करना। तो तीन यात्रा है, भौतिकता की यात्रा माने हम लोग का भौतिक शरीर का यात्रा, भौतिक शरीर के बाद में उसका स्पिरिचुअल शरीर की यात्रा और उसके स्पिरिचुअल शरीर का सिद्धांत की यात्रा। ये डॉक्टर हनीमैन का प्रिंसिपल्स को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग आइए यह क्यों जरूरी है और इसका हम लोग क्लिनिक में इसका उपयोगिता क्या है, उन छात्रों के लिए भी उत्तर मिल जाएगा कि इसकी उपयोगिता और इसको क्यों पढ़ना आवश्यक है। और इसके पढ़े बिना आप मेडिकल, मैं होम्योपैथी की बात नहीं करता हूँ, पूरे मेडिकल साइंस में जिस चिकित्सक को अगर वाइटल प्रिंसिपल पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि वह एक चिकित्सक कहलाने के लायक होता है। साथियों, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह हम लोग सभी होम्योपैथ होने के नाते जानते हैं और सिमिलर मेडिसिन की चर्चा हम लोगों ने काफी की। लेकिन थ्योरी ऑफ जो और इसका जो मूल आधार है वो वाइटल प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ मिनिमम डोज और मोड ऑफ एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। ये तीन बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वाइटल प्रिंसिपल का थ्योरी क्या है, मिनिमम डोज का थ्योरी क्या है और उसका मोड ऑफ एक्शंस क्या होगा, जिसमें कि तीनों का समावेश हम लोग सिमिलिया के अंदर में करते हैं। उन्होंने वाइटल फोर्स को बाद में चल करके वाइटल प्रिंसिपल में पांचवें एडिशन तक उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल और वाइटल फोर्स कहा और बाद में चल करके इन्होंने कहा वाइटल प्रिंसिपल। आइए इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने डाइल्यूट करने का, यह जो क्रूड मेडिसिन दिया जाता था, सभी चिकित्सा पद्धति में क्रूड मेडिसिन देने की पद्धति है वहां पर जिसमें कि भौतिक तत्व है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहाँ की भौतिक मेडिसिन नहीं दिया जाता है, वहां पर एक डायनेमिक मेडिसिन दिया जाता है जो पोटेंटाइजेशन करने के बाद में किया जाता है। इसीलिए हम लोगों को यह एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, हमें व्याख्या करने की आवश्यकता है। ये वाइटलिस्टिक जो नेचर है, वाइटलिस्टिक नेचर, यही ट्रू नेचर है जो कि प्रिंसिपल्स मॉडर्न साइंस का कहते हैं कि आधुनिकता। आधुनिकता क्या होता है, हम लोग नए विचार की ओर जाता है, नए विचारधारा की ओर जाते हैं, लेकिन जितनी भी चिकित्सा पद्धति है पुरानी विचारधारा को लेकर चल रहा है। वो पहले शरीर की बात करता है, पूरे रोग की बात करता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग मनुष्य की बात करते हैं, पूरे शरीर की बात करते हैं। साथियों, वाइटल प्रिंसिपल का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है, इसका इतिहास भी जानना जरूरी है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वाइटलिटी, जिसको कि बाद में चल करके थ्योरी ऑफ वाइटल प्रिंसिपल बना। इस यात्रा को आ जाइए, आगे मैं शुरू करता हूँ इस यात्रा में। सबसे पहले 5वीं शताब्दी में आ जाइए, 5वीं बीसी शताब्दी, जिसको एम्पेरिकल कहते हैं। इन्होंने न्यूमा का जिक्र किया। न्यूमा मतलब होता है स्पिरिट, है ना, स्पिरिट, और जिसको कि कहते हैं लाइफ में वाइटल ब्रेथ, जिसके कारण आप जीवित हो। स्पिरिट है ना, एक ऊर्जा, एक शक्ति, जिसके कारण आप जिंदा हो। यह 430 बीसी में आइडेंटिफाई किया गया था इम्पेरियलिस्ट से। उसके बाद गैलेन, बहुत ही नामी, बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक थे और उन्होंने थ्योरी को अप्लाई किया फिजियोलॉजी के साथ में। गैलेन ने कहा कि वाइटल स्पिरिट जो है तो कहाँ से आया है,
वाइटल स्पिरिट कहा कि डिवाइन लाइफ से आया है। गैलन का कहना था वाइटल स्पिरिट जो है हमारे अंदर में जो न्यूमा है, हमारे अंदर में वाइटल ब्रेथ जो है, तो वह कहाँ से आया, कहाँ से हमें हमारे शरीर के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि वह यूनिवर्सल स्पिरिट यानी कि डिवाइन लाइफ से आया, और ह्यूमन लेवल पर जो हम सांस लेते हैं और संचालित होता है, जीवन में मोशन बना होता है, उसी यूनिवर्सल स्पिरिट का अंश है। माने कहना कि दैविक शक्ति, डिवाइन लाइफ दैविक शक्ति का एक रूप है, जो कि 130 से 200 एडी में रहे गैलन के द्वारा कहा गया। इसका थ्योरी का इस थ्योरी को हार्वे ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस थ्योरी को नकारा, जो कि 1578 में हार्वे ने इसको नकारा, और उन्होंने कहा कि गैलेंस जो है तो अनजान थे और अनजान में तीर मार रहे थे। इसलिए उन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कहा, यही दिखलाई पड़ता है, यही शरीर है, और हार्ट ही एक मैकेनिज्म है जो कि आपको लाइफ को करता है। अब देखिए कहां से कहां विचार जा रहा है। पहले तो वाइटलिस्टिक थ्योरी था, वाइटलिस्टिक थ्योरी होकर के फिजियोलॉजिकल थ्योरी पर आया, और कहा गया कि सेंट्रल पॉइंट आपका हार्ट है, जब तक आपका हार्ट चलता रहेगा, जब तक हृदय गति चलता रहेगा, आप जीवित रहोगे। और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है जो कि चलता रहता है। और इसके बाद में हालांकि ये तो चलता रहा, लेकिन ये दो विचारधारा चिकित्सा जगत में आ गया, एक वाइटलिस्टिक विचारधारा, एक नॉन वाइटलिस्टिक विचारधारा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल विचारधारा और एक मटेरियल विचारधारा। आगे चलते हैं। फिर फ्रेडरिक वॉलर ने का जो आविष्कार हुआ, उन्होंने यूरिया का आर्टिफिशियल प्रोडक्शन किया। कहा जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसका नाम दिया गया जिसे कि हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहली बार 1828 में यूरिया का आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करके वॉलर ने इस थ्योरी को नकार दिया, कहा कि नहीं, ऑर्गेनिक इस तरह का नहीं है, जो चीज प्रकृति में उपलब्ध है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसीलिए अब वहां से हम लोग, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप एलिमेंट्स को दो भाग में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट, एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट के बाद में ये जो है सो डिस्टिंक्शन समाप्त हो गया, जो कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर 19th सेंचुरी में डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटलिज्म का न्यू वाइटलिज्म, इसका नया रूप दिया गया 19th सेंचुरी में, और यहाँ पर कहा गया कि ये जो अकॉर्डिंग टू दिस वाइटल फोर्स जो है तो एक डिस्टिंक्ट फिजिकल और केमिकल फोर्स, ये जो कि सभी चीज में है, डेड है, जिंदा है या मरा हुआ है, हर एक जगह पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में है, और वह प्रोसेस होता है जिसका कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस माने अपने आप। तो आप देखिए कैसे कैसे विचारधारा बदल रहे हैं, अपने आप पैदा हो जाता है ना, ये जो है। लेकिन फिर इस थ्योरी को भी नकारा गया, और 1864 में पास्टर ने कहा कि नो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है ना, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। और उस समय से लेकर के 1970 तक साइंस का बहुत ही विकास हुआ, बायोलॉजी का विकास हुआ, सारी चीज का विकास हुआ। बोला कि नहीं, सेल्फ जनरेशन नहीं है, एक इवोल्यूशन है, एक विकास है। हम एक सेल से दो सेल से मल्टीपल सेल से लेकर के हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी बना। पहले हमारा जो मनुष्य का शरीर है वह बंदर का शरीर था, बंदर के पहले और भी कुछ किसी दूसरे का शरीर रहा होगा, और किसी दूसरे का रहा। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये साइंटिफिक बिलीफ है, और आज भी माना जाता है कि जो ये इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और विज्ञान के विचारधारा में आप देखेंगे तो चेंजेस एंड कंटिन्यूटी इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। कहा जाता है कि दुनिया में एक ही चीज है जो कि असत्य, जो सत्य है वह है कि परिवर्तन हमेशा परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, रूप बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, और उसके साथ में सारे चीज बदलते रहते हैं। आज के समय में जब लिविंग थिंग्स है, जो जीवित सजीव है, उसका कॉन्सेप्ट मेडिकल साइंस में क्या है, मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो है, सो लिविंग थिंग सब्जेक्ट टू द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द बायोलॉजी।
ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है बायोलॉजी का। सेल थ्योरी यानी कि सेल से बना हुआ, फिर कहा कि जीन थ्योरी, इवोल्यूशन, होम्योस्टैसिस एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पांचों के अधीन हमारा बायोलॉजी काम करता है, हमारा शरीर काम करता है ना। कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक एक लूप के जैसा एक जरिया बनाता है, जो कि दो होता है। एक जो शरीर जो है तो क्लोज सिस्टम है, और एक इन्वायरमेंटल सिस्टम है। इन्वायरमेंटल सिस्टम ओपन सिस्टम है, और हमारा शरीर जो है तो क्लोज सिस्टम है। तो इन्वायरमेंटल सिस्टम से हम कुछ चीज को लेते हैं और क्लोज सर्किट में लाते हैं, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स होता है जो कोई एक बैलेंस पे मेंटेन करता है। तो क्लोज डायनेमिक, क्लोज लूप से ओपन लूप से क्लोज लूप में आने का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर में कि आपका इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी का, एटीपी और प्रोटॉन आपका संचालित होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग खाना को एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी मानते हैं। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि एनर्जी रिसर्कुलेट्स इन द क्लोज। माने कि आप खाना खाते हो तो भोजन क्या है, वो ओपन इन्वायरमेंटल सर्किट से आया है। जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वह क्लोज लूप में चला आता है, और क्लोज लूप में आकर के उसके अंदर में एक एनर्जी का जो साइकिल प्रोड्यूस करता है, जिससे कि होम्योस्टैसिस, रेप्लिकेशन होता है, और ये सारे एनर्जी स्टोर होते जाते हैं आपको मटेरियल फॉर्म में, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन। और इसे थर्मोडायनेमिक्स और नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम रिजल्ट होता है, जैसे कि मैंने इनसे अवगत है। आप एक चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपके शरीर में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और बाहर के सभी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो बाहर के जो शरीर के बाहर जो पड़ा हुआ है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उसमें और आपके शरीर के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको आप कैसे कैसे बताएंगे? तो बाहर वाला जो है तो वह उसके अंदर में डायनेमिज्म नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर में जब प्रवेश कर गया तो उसका वही प्रोटीन है, लेकिन उस प्रोटीन के अंदर में एक डायनेमिज्म है, एक थर्मोडायनेमिक्स है, वह एक एनर्जी पैटर्न से चल रहा है। तो ये चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। और एनर्जी फ्लो जो है तो एक एनर्जी का जो फ्लो है वह जेनेटिक है, प्रिजर्वेशन होता है, कॉपिंग होता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है सो उसका एडेप्टेशन करता है प्रोसेस में, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से, और उसका प्रिजर्वेशन होता है। यही प्रोसेस है आपका इवोल्यूशन का, ये लाइफ का प्रोसेस है। फिर आते हैं वाइटल प्रिंसिपल इज रिवाइटलिस्टिक फेनोमेना। डॉक्टर हेनिमैन ने कहा, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आप जाइए और फाइल नंबर 9 से और 10 में आप 9 से 17 तक फाइल को देखिए, और छठे एडिशन के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इन्होंने वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल में कहा, और ये 10वें फाइल जो है तो 6th एडिशन में आपको ये दिखाई पड़ेगा। वाइटल फोर्स एंड वाइटल प्रिंसिपल हैव डिफरेंट मीनिंग, एक नहीं है। फोर्स मीन्स एनर्जी जो बाहर से डिपेंडेंट है, वेयर एज प्रिंसिपल्स मीन फंडामेंटल टू सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द सिस्टम ऑफ बिलीफ बीइंग और propositions that serve as the foundation of system belief. So force और principle, ये दो बात जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेनिमैन के मुताबिक material body without vital force is capable of no sensation। हेनिमैन ने कहा कि जब तक आपके अंदर में वाइटल प्रिंसिपल नहीं है तो आप में कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई कार्य प्रणाली नहीं होगा, आप अपने आप को जीवित नहीं रह सकते हैं, आप विकृत हो जाएंगे। और इसलिए कहा कि वाइटल प्रिंसिपल का 3 आधार है। वाइटल प्रिंसिपल आपके फंक्शंस को मेंटेन करता है, आपके सेंसेशन को मेंटेन करता है, और आपके एनिमेशंस को। मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? आप खाना खाते हो, डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज ए फंक्शन, है ना। लेकिन डाइजेशन को आप महसूस करते हो? अगर महसूस करते हो, हाँ, कैसे महसूस करते हैं डाइजेशन को? डाइजेशन, डॉक्टर साहब मेरे पेट में आज खाना खाए हैं तो खाना पचने में नहीं, नाउ इट इज सेंसेशन।
तो जब वो डाइजेशन जो है, जो वाइटल प्रिंसिपल आपको इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन है, आप कहते हो कि पेट भर गया, पेट खा अभी पेट नहीं भरा है, खाना खाते हैं तो पेट भरा है नहीं भरा है, ये दोनों कहाँ से आता है विचार, ये सेंसेशन से आता है। और जब ये आपके फंक्शन और सेंसेशन होते हैं तो उसका एनिमेशन क्या होता है, उसका दिखलाई क्या पड़ता है, वो उसका स्वरूप क्या बनता है, आपके मन में संतोष होता है, आपके मन में असंतोष होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में आपके फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो जाए, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, अगर डाइजेशन स्लो हो गया तो क्या होगा, आपका कहेगा कि पेट डॉक्टर साहब मेरा भारी है, सेंसेशन क्या है, हेवीनेस इन द स्टोमक, हेवीनेस इन द एब्डोमेन, और उसके कारण क्या हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, दिस इज एनिमेशन। तो कहा कि कोई भी सिम्टम्स होता है तो उसका एक फंक्शन होता है, उसका सेंसेशन होता है और उसका एनिमेशन होता है। इस बात को आप तभी समझ सकते हो जब आप वाइटल प्रिंसिपल्स पर विश्वास करते हो, क्योंकि इसको नहीं विश्वास करने वाले सीधे कहते हैं अच्छा खाना नहीं पचा है, एक डाइजिन दे दो, है ना, डाइजिन दे दो, सीधा सा इलाज है डाइजिन, क्योंकि वहां पर न सेंसेशन की बात कही जा रही है न एनिमेशन की बात कही जा रही है। लेकिन जब आप होम्योपैथी के रूप से इसको देखते हो तो इसमें फंक्शन, सेंसेशन और एनिमेशन की बात करते हो। फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। फिर उसका इसका काम क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इम्प्लाइज होम्योस्टैटिस एंड इम्यून फंक्शन। इसका काम क्या है, प्रिजर्व करना अपने को, अपना बैलेंस को मेंटेन करना और इम्यून फंक्शंस को मेंटेन करना। और सेंसेशन के माध्यम से आपको डिफरेंट इंटरैक्शंस है वातावरण के साथ में और एनिमेशंस के माध्यम से आपके अंदर में क्या गति है, आपकी मनोस्थिति क्या है, आपका शरीर का स्थिति क्या है। All these factors are closely associated with the 5 fundamental principles of the biology. मैंने आपको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करी पहले, उस 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल से यह क्लोजली एसोसिएट होता है। तो कहते हैं आप सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, कोई अंतर है, एक ही अंतर है। सजीव एक मुर्दा, एक डेड बॉडी, एक लिविंग बॉडी में क्या अंतर है, एक ही अंतर है, उसके अंदर में जान है, उसके अंदर में जान नहीं, बाकी तो सारे मटेरियल वही है, मटेरियल में तो कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ इज ए क्लोज सर्किट, एक है जो कि दूसरे के द्वारा दिखाई पड़ता है और दूसरे के द्वारा दिखाई पड़ता है वह एक सर्किट के रूप में दिखाई पड़ता है, बाहर से दिखाई पड़ता है। तो आपको एज ए होम्योपैथिक एक चिकित्सक होने के नाते कहाँ से देखना है, बाहर से नहीं देखना, अंदर से देखने का कोशिश करना है। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने इसको बताया, if the 5 basic biological system concepts are working together within this closed circuit, then it is observed as a life. जब ये पांचों काम कर रहा होता है तो हम लोग लाइफ के रूप में कहते हैं। और इसमें किसी एक फंक्शन अगर फेल कर जाता है, काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको हम लोग लाइफ को कहते हैं ये मटेरियल है, डिस्टर्ब हो गया है। और इसलिए कहा जाता है कि वाइटल प्रिंसिपल इज रिलेटिविस्टिक इन नेचर, माने तुलनात्मक प्रकृति का होता है। और वाइटल प्रिंसिपल जो है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ना। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के कहा, what we observe as the force of gravity arises from the curvature of space and time. Likewise, what we perceive as a vital principle or force arises from the interaction between the fundamental principles of the biology in the network or the loop, है ना। ये आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि जिस तरह से स्पेस और टाइम का रिलेशनशिप है, उसी तरह से वाइटल फोर्स का जो है तो आपके शरीर के अंदर में है। विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल, मेडिकल प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट एंड ऑब्जर्वेशंस ओनली, है ना, अधूरा होगा। इसीलिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए हमको कलेक्टिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी को जानना पड़ेगा, और फिर हैनीमैन के वाइटल प्रिंसिपल को कलेक्टिव ये जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोलॉजी के साथ में तो देख करके हम लोग को समझना चाहिए। और इसको और भी एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने मिनिमम डोज प्रिंसिपल्स की बात वो कहा कि वाइटल प्रिंसिपल को इलाज करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक वाइटल फोर्स के जैसा, वाइटल प्रिंसिपल के जैसा ही दवा चाहिए,
है ना। तो डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि इतना ही ये दे दो, इतना माइन्यूट दे दो कि वो वाइटल प्रिंसिपल को टच कर जाए। इसलिए उन्होंने अपने फाइल नंबर 281 से 291 और 241 से 250 में डॉक्टर हेनीमैन ने इस बात की चर्चा की है। और आज विज्ञान जो है तो इसको खोजने में लगा हुआ है ना। उस मिनिमम के अंदर में क्या है, अल्ट्रा डायल्यूशन के अंदर में क्या है, और देखा गया है कि 30C पोटेंसी के बाद में नैनो पार्टिकल्स की बात कही गई, और इट एक्ट्स ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल at the lower potency mother teacher and acts to the receptor of the molecular pathway. The scientific evidence shows that homeopathic medicines also act on the 5 fundamental biological principles within the closed system. और इस बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के अधीन अगर आप थ्योरी ऑफ वाइटल प्रिंसिपल को पढ़ते हो तो आपको एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल का और होम्योपैथिक दवा के प्रैक्टिस का आधार मिल जाता है। वाइटल प्रिंसिपल इज एसेंशियल टू परसीविंग द मैन एज ए होल। यह आवश्यक है, मनुष्य बीमार पड़ता है। जब आप पेट गड़बड़ होता है तो क्या आप खाली पेट में ही सीमित रहते हो? नहीं, आपका शरीर परेशान हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, पूरा जीवन परेशान हो जाता है। इसीलिए मैन एज ए होल जानना जरूरी है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ in health and disease. Fundamental biological principles and its interaction with the homeopathic medicines can help us to standardize minimum dose in the future by quantifying nanoparticles of the homeopathic dilution. डॉक्टर हेनीमैन ने मेडिसिन कैसे काम करता है इस पर उन्होंने चर्चा किया, और उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सो आपको एक एनर्जी फॉर्म में आप अगर मान के चलते हो, डायनेमिक फॉर्म में मान के चलते हो, इसके इमेटेरियल इसके अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल है, तो ये इमेटेरियल लेवल पर ही आपको इसको प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। और इसलिए ये जस्ट अपोजिट टू द एलोपैथिक मॉडल है। यह अपोजिट है एलोपैथिक मेडिकल, जो कि केमिकल और मटेरियल की बात करता है, लेकिन होम्योपैथी जो है सो वाइटल की बात करता है, डायनेमिक की बात करता है। इसलिए मेडिसिन जो भी है तो डायनेमिक है। और इसलिए कहा कि रियलिज्म ऑफ द क्लिनिकल होम्योपैथी का रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टर्ब वाइटल प्रिंसिपल, ऑन एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ सिमिलिया, and treatment of the vital body with the vital medicine, treatment of the vital body with the vital medicine and administration method for homeopathic medicine. अब इस दवा का किस तरह से हम रोगी पर दें, तो इलाज करना है, लॉ ऑफ ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है, आप सिमिलिया लॉ को अप्लाई कर रहे हो, फिर डिस्टर्ब वाइटल प्रिंसिपल का ट्रीटमेंट कर रहे हो लॉ ऑफ सिमिलिया के द्वारा, और ट्रीटमेंट ऑफ द वाइटल बॉडी विद द वाइटल मेडिसिन करने जा रहे हो, वाइटल माने यानी कि पोटेंटाइज मेडिसिन से करने जा रहे हो शरीर का। और इसको कर देने के लिए आपका माध्यम क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन मोड क्या होगा। डायनेमिक नेचर ऑफ द लाइफ नीड्स डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग। अगर जीवन को समझना हो तो आपको डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। मैन एज ए होल, मनुष्य संपूर्ण रूप से एक डायनेमिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर में माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट है। टोटलिटी कैसे बनेगा? माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को मिला करके, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी एक्सप्रेस लाइक इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द अप्लाइड होम्योपैथिक प्रिंसिपल फॉर डायनेमिक लाइफ, डायनेमिक मेडिसिन एंड लॉ ऑफ सिमिलिया एंड द लॉ ऑफ मेडिसिन। दिस इज द एक्सप्रेशन थ्रू द सिमिलरिटी। ये सारे चीज का एक्सप्रेशन कैसे होगा? सिमिलरिटी से। डायनेमिक लाइफ है तो डायनेमिक मेडिसिन चाहिए, सिमिलिया है तो आपको मिनिमम मेडिसिन चाहिए। डायनेमिक नेचर ऑफ मेडिसिन कंपेल्स वन टू थिंक ऑफ इट्स रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप दवा कैसे दोगे? सबसे अहम प्रश्न आता है कि आप दवा को कैसे दोगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि डायनेमिक प्रॉपर्टी सारे जगत में जो डायनेमिक जिसमें अंदर में डायनेमिज्म है
वो उसमें रिमोट इफेक्ट है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या होता है? डायनेमिक कहने का होता है कि अफेक्टिंग द पर्सन विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। तो ये जो आपका डायनेमिक मेडिसिन है उसको हम रोगी के अंदर में कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिससे कि डॉक्टर हैनीमैन भी इस सवाल का उत्तर देने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। और आप जानते हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सो एवोगैड्रो नंबर को क्रॉस कर जाता है। एवोगैड्रो का नंबर का होता है आपको 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं कि आपको 12 पोटेंसी के बाद में किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, उसका ट्रेस नहीं मिलता है। सो हाउ कैन दे बी मेडिसिन? उसको हम लोग अगर भौतिक जगत में कहेंगे तो उसको दवा कैसे कहा जा सकता है ना? जिसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उसको हम लोग मेडिसिन कैसे कहेंगे? उसको तो कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा ना। तो क्राइटेरिया और मेडिसिन एंड नॉन मेडिसिन, तो हम लोग मेडिसिन देते हैं कि हम लोग क्या देते हैं, है ना? ये हम लोग को सोचना है। तो उसका मेडिसिन का हमारा क्या नाम होगा, ये स्टिल दे कंटिन्यू टू। लेकिन बात क्या है, हम अपने आज जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ आज मीटिंग में सुन रहे हैं, सभी ने यह महसूस किया होगा कि होम्योपैथिक दवा काम करता है। आप कोई आदमी कह सकते हो कि होम्योपैथिक दवा काम नहीं करता है? 30 पोटेंसी नहीं काम करता है, 200 पोटेंसी नहीं काम करता है, 1 एम पोटेंसी नहीं काम करता है? काम करता है। कैसे करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके उत्तर के कारण ही सबसे बड़ा जो हम लोगों के अंदर में विज्ञान के साथ में हम लोग के साथ में चुनौती है, चैलेंज है, इस उत्तर का अगर मिल गया तो आपको होम्योपैथी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ द मेडिसिन बन जाएगा। डॉक्टर हैनीमैन ने कंपेयर किया होम्योपैथिक मेडिसिन को मेस्मेरिन से 293 एफआरएम में, कहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है। कहा कि क्योंकि उनको इस बात को बताना था कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है, तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल है, उन्होंने पूरे श्योर के थ्रो करके नहीं कहा, उन्होंने कहा लगता है, ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है तो एक मेस्मेरिन के जैसा काम करता है, क्योंकि मेस्मेरिन में भी दूर से ही पास किया जाता है। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने 283 एफआरएम में ही कहा था कि मेडिसिन को जो कन्वेंशनल जो चिकित्सा में जो प्रचलित मोड है वह ओरल, ऑल्फैक्शन एंड मुंह से खा करके, आपको नाक से सूंघ करके या शरीर में लगा, ये तो सभी चिकित्सा पद्धति में करते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा इससे आगे जाने के लिए हमको सोचना चाहिए, है ना? तो उन्होंने कहा ओरल की बात करी, ट्रैक्चुअल की बात करी, कन्वेंशनल बात करी 283 एफआरएम में, और इसके बियॉन्ड जाने की बात कही। उनको कहा और बियॉन्ड में जाने के लिए उन्होंने 292 एफआरएम में जो कहा मेस्मेरिन की चर्चा की, वह उनका एक प्रयास था जिसे उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे। तो सर्च फॉर द नेचुरल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायनेमिक मेडिसिन, कैसे दिया जाए, डायनेमिक इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस दिया जा सकता है, दिस थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम, किसी माध्यम रास्ते से, और डिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन, दूर से। तो ये डायनेमिक होने के कारण आज सारे क्षेत्र में, सारे जगह पर जहां पर डायनेमिज्म का एक प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर आपको डिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन, रिमोट सेंसिंग प्रॉपर्टी है। तो डायनेमिक हो जाने के कारण हमारे अगर डायनेमिक कहते हो, आपको विश्वास है कि यह डायनेमिक मेडिसिन है, तो आपको यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर में रिमोट सेंसिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि डायनेमिज्म का एक प्रॉपर्टी है और एक मूल प्रॉपर्टी है, तो उसमें रिमोट सेंसिंग प्रॉपर्टी होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको कि होम्योपैथी को समझना पड़ेगा। So art and science of medicine is always developing and needs to be understood with a logical and scientifically applied mind. Hahnemann himself kept on revising and updating his principles. अपने जीवन काल में डॉक्टर हैनीमैन चुपचाप नहीं बैठे हुए थे। अपने पूरे संघर्षशील जीवन में उन्होंने खुद अपने द्वारा ही 6 बार ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को रिवाइज किया है, 6th एडिशन में, है ना, 6ठे एडिशन में। कहा कि डॉक्टर हैनीमैन का विचारधारा को समय समय पर नए अनुभव के साथ उनके विचारधारा में परिवर्तन हुआ। तो समय के साथ में क्या हैनीमैन के बाद में होम्योपैथी का विकास नहीं हो सकता, होना चाहिए?
होने चाहिए। हेनमैन के बाद भी है, हम लोग को उनके रास्ते को आगे बढ़ाना है। हम होम्योपैथिक चिकित्सकों का दायित्व होता है कि हम उनके आदर्शों को कैसे छठे से में और क्या खोजे, जिनके जो अधूरे हैं उसको कैसा पूरा करें, यह प्रयास करते हैं। यह बहुत सारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है जो जिस यह विचारधारा हम सभी होम्योपैथी के अंदर तो मैं इसके साथ में आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस संगीत के साथ में इसको समझ पाए। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार सर इसमें मेरा इस गाने से एक रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक धुंध से आना एक धुंध में जाना था, धुंध का यहाँ क्या मीनिंग है सर? आपको नहीं पता सर, आपको धुंध का मीनिंग क्या है? धुंध का मतलब क्या ये नहीं समझ में आया सर। धुंध आप कहाँ से आई हैं तो बताइए तो। अंधेरे कोठरी से निकल करके आई हैं, आज लाइट में है। माँ के पेट के घर में थी और पेट के पहले कहाँ थी? तो वो किसे पता है कि पेट से पहले कहाँ थे? ये तो मैं कहा कि एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है ना। एक जीवन एक पड़ाव है ना, एक पड़ाव है। और यह पड़ाव जो है तो यही पड़ाव हम लोगों का सीमा है, बाउंड्री है। ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री में ही हमारा अस्तित्व है। इस बाउंड्री को समझना हम लोगों को जरूरी है और इस बाउंड्री के अंदर में प्रैक्टिकल मोड है। हम कोई भी काल्पनिक बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही कल्पना की बात में आप इलाज नहीं कर सकते हो। भौतिक आप ये कहोगे कि धुंध में है, धुंध में जाना है, धुंध में आना है, ये कल्पना की बात। आप आए हो तो जाओगे निश्चित ही, है ना कि नहीं? पड़े रहोगे, यही रहोगे, यही यहाँ तो रहने के लिए हम लोग को आया भी है। तो हम लोग का एक ये है और इसको चीज को इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो। आज हम लोग एक बड़ा अच्छा लेक्चर मैं सुन रहा था डॉक्टर प्रवीण सिंह का। उन्होंने कहा कि हम सभी कोई कहते हैं कि हमको जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, मरना नहीं है हमको। मरने के लिए कोई नहीं मरना कोई नहीं चाहता है। बहुत अच्छा बात है, मरना कोई नहीं चाहता है। मरना तो हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब मरने की बात सोचने लगो, अगर सुसाइडल डिस्पोजिशन आ जाओ, डेथ की बात करने लगो, तो आपकी तो मौत होनी शुरू हो गई ना। इसी जीवन में आप मृत्यु देख रहे हो, मृत्यु देख रहे हो, तो सिफिलिटिक चेंजेस तो आपको इसी जीवन में आ ही रहा है ना। तो सिफिलिटिक चेंजेस क्या आ रहा है? जब आपको निराश हो गए, किसी से परेशान हो गए, तो आप सिफिलिटिक चेंजेस में आ रहे हो। तो ये यात्रा है, इस यात्रा है ना। कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है, उस यात्रा का जो मूल हमारा, जिसके आधार पर हम यह यात्रा कर रहे हैं, जो हमारा रथ है, रथ क्या है हमारा, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, वो हमारा वाइटल प्रिंसिपल है, मास्टर है। और वह मास्टर के माध्यम वही हमको ले जा रहा है और उसके साथ में जिस सिद्धांत से वह ले जाना चाहेगा। डॉक्टर हेनेमैन ने कहा हाईएस्ट पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस,
9th पॉइंट का लास्ट लाइन पढ़िए, हाईएस्ट पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस क्या है, किसके लिए आप हो, हाईएस्ट पर्पस अपने, आपका हाईएस्ट पर्पस क्या है, पैसा कमाना, धन मकान बनाना है ना, बच्चा पैदा करना, नौकरी करना, डॉक्टर बन जाना, नो, दीज आर द मीडियम, जो ये रास्ता है, और इस रास्ता को उस लक्ष्य पर पूरा करने के लिए जिसके लिए कि आप निर्मित हुए हो और बनाया गया हो, और उसके बाद तो क्या नहीं, तो एक यात्रा है, इस यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। और कोई सवाल है कि नहीं? डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने हैंड रेज किया है। राम प्रवेश जी का तो हमेशा पूछना ही रहता है, पूछिए, शेषाधरण जी से पहले सुन लेते हैं, उसके बाद राम प्रवेश जी को सुनते हैं। डॉक्टर शेषाधरण सर, डॉक्टर शेषाधरण सर, ये सर, मैं सुन रहा हूँ सर। Yes, sir, it was very that your ये बहुत अच्छा था, हमारा फिलोसफी के बारे में आपने बहुत बढ़िया बता दिया, तो बहुत अच्छा हो गया। इंग्लिश सेक्शन में भी आ जाइए, बिकॉज बाकी सभी लोगों को समझने के लिए इंग्लिश में आ जाएगा तो फिर भी थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। हमारे इंग्लिश का मंच पर आ जाइए। बहुत सर आता हूँ, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में घूम रहे हैं सर, we are traveling between the Hindi and English both. ओके, ठीक है, फिर भी थोड़ा लोगों को हिंदी समझता नहीं है, तो फिर भी और क्लियर हो जाए। We are committed for the promotion of international forum of, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, एक बिग हिंदी टीम जितना भी है। सर ने भी बोला गागर में सागर। ये ठीक है सर, राम प्रवेश जी को भी बोलने का है, अभी 13 मिनट्स बाकी है। हाँ, we can 13 मिनट्स बाकी है सर। बोलिए राम प्रवेश जी, राम प्रवेश जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। राम प्रवेश जी अनम्यूट कीजिए अपने को, आवाज आ रही है? कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई। हमारे 17 जनवरी के हमारे गुरुदेव डॉक्टर वी साहनी जी का जन्म दिवस पर सभी चिकित्सक को बधाई हो और हमारे गुरुदेव को नमन हो। बहुत अच्छा आज आप आइटल प्रिंसिपल पर बताए, बहुत बढ़िया बताए और बहुत अच्छा लगा, एग्री है। और साथ में हमारे दीपमाला का जो क्वेश्चन था बहुत बढ़िया कि जो है धुन का, तो लोग तो मरता ही है, मरने के लिए मरना तो सत्य है, लेकिन जिंदगी हमारे हैंडमैन साहब और डॉक्टर वी साहनी जैसे मिले तब जो है मरो रे योगी मरो, मरण है बड़ा मीठा, मरो रे योगी मरो, मरण है बड़ा मीठा, ऐसी करनी करके मरो जैसे मरे हमारे हैंडमैन साहब डॉक्टर हमारे गुरुदेव वी साहनी, बुद्ध और गोरख ढीठा, बूंद बूंद मरो, पागल हो जाओ, मरो जोगी मरो, मरण है बड़ा मीठा। धन्यवाद सर। हमारे कल्याण स्वरूप जी वो भी बोले बढ़िया से, धन्यवाद। एक मैसेज है, बूंद मानी बूंद में यह बूझे सब कोई, समुद्र समानी बूंद में बूझे बिरले कोई। डॉक्टर रोहित जी, डॉक्टर रोहित जी बताइए, आपका बहुत अच्छा लैंग्वेज मुझे लगा। डॉक्टर रोहित जी इसे बोल करके बताइए, बूंद समानी समुद्र में यह बूझे सब कोई। बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं रोहित जी। इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है सर, समझ में नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस जगह पर आपका अस्तित्व क्या है? हाँ दीपमाला जी, आप कितने एक चींटी से बराबर नहीं है, 1 मिनट में आप हो जा सकते हैं, लेकिन इस बूंद के अंदर में, आपके बूंद के अंदर में कितने पोटेंशियलिटी है उसका आपको ज्ञात होना चाहिए, ताकि इनफाइनाइट। डॉक्टर हनीमैन ने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में लिखा है, बाकी जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस को मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि जरूर से पढ़िए।
मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है, सारे सजीव प्राणी जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उनके पास में क्या होता है, उनके पास में अपने बचने के साधन होते हैं। उनके बचने के लिए एक गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो माँ उसको पकड़ के करके अपने स्तन पर नहीं लगाती है, बछड़ा अपने खुद खोज लेता है कि उसका माँ का स्तन कहाँ है। मुर्गी का अंडा से जो मुर्गी निकलता है, बच्चा निकलता है, उसके माँ उसके मुंह में खाना नहीं देती है, लेकिन मुर्गी का बच्चा जो है तो अपने से दाना चुगना सीख लेता है। बत्तख जो है अंडा से निकलता है वह पानी में तैरना सीख जाता है, लेकिन मनुष्य के जैसा असहाय और निरीह प्राणी जन्म के साथ में होता है। अगर आपकी माँ आपके छाती से लगा करके आपको दूध ना पिलाए, आपका देखभाल ना करे, आप कितने दिन बचोगे, कितने दिन बचोगे? ये डॉक्टर हैनीमैन का सवाल था। और इसलिए मनुष्य के पास में इतना कहा कि इतना बड़ा पोटेंशियलिटी, इतना बड़ा उसके अंदर में शक्ति है कि आज जो मनुष्य है वह कहाँ पहुंच गया, आज पहुंच गया चांद पे, और चांद से आगे मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहा है, और सूर्य भगवान के पास भी पहुंचने की सोच रहा है। यह इमेजिनेशन और माइंड, कहा कि जितना बड़ा आपने एटम बम की बात करते हो, ये सब की बात करते हो, ये तो बड़ा छोटा चीज है। आपके अंदर में जो बॉम्ब भरा हुआ है ना, आपके अंदर में जो माइंड के अंदर में जितनी पोटेंशियलिटी है उसका तुलना नहीं किया जाता है। और कोई नो माइंड कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम एनीवन, किसी का माइंड जो है तो एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता है, तुलना नहीं किया जा सकता है, कितना बड़ा शक्ति है। डॉक्टर सुमन, आप हाथ उठाए हैं सर, प्लीज। नहीं, डॉक्टर रोहित कुमार अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, काइंडली अब आप बोले, आप अनम्यूटेड है। नहीं, डॉक्टर सुमन करके है, डॉक्टर एस के सुमन। डॉक्टर सुमन आप अनम्यूट, हाँ बोलिए सुमन जी। प्रणाम सर। हाँ सर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी बच्चे के टंग पे कोई मेडिसिन दिया जाता है तो उस समय उसका माउथ का जो इमेज बनता है उसको वाइटल फीडबैक, मतलब वाइटल और उसका फीडबैक समझा जाए, या उनको जो है बॉडी सेंसेशन समझा जाए? सर मैं आपका क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने में नहीं रहा हूँ, आप फिर से बताइए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए इसको। जी, मेरे कहने का मतलब किसी बच्चे के अगर टंग पे मेडिसिन डाला जाता है 4, 5, 6 ड्रॉप या जो भी ड्रॉप हो, उस समय माउथ का जो इमेज बनता है, ये हर पेशेंट के साथ होता है सर, तो उसको मतलब बॉडी का जो वाइटल फोर्स उसका फीडबैक समझा जाए या उस व्यक्ति का बॉडी सेंसेशन समझा जाए? मैंने आपका कहने का मतलब है कि जब बूंद की दवा दी जाती है मुंह में तो उसका क्या अनुभूति होता है ना? नहीं सर, उस समय उस बॉडी का कुछ इमेज बनता है, या कोई टेढ़ा करता है या कोई जीभ निकालता है, या बहुत सारे इमेज बनता है उसमें। देखिए मैंने जो आपको 3 बात बता रहा था, एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन है, उसके बाद सेंसेशन है, और तीसरा एनिमेशन है ना। जैसे बच्चे के मुंह में, या जैसे आप भी खाना खाते हैं तो आपके मुंह में खाना जाता है, तो खाना तो एक फंक्शन है, प्रोसेस है, ठीक है ना। उस प्रोसेस के अंदर में आपके अंदर में उसके स्वाद मिलते हैं, वो सेंसेशन है, कहते खाना अच्छा लग रहा है। तो बच्चे को जो मुंह पर बूंद डालते हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो उसका अपना बॉडी एक्सप्रेशन होता है और जीभ बाहर निकालता है, ये तो उसका सेंसेशन पार्ट हुआ। उसके बाद में उसके शरीर में आप देखते होंगे कि थोड़ा सा हरकत हो रहा है, उसको बेचैनी हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका एनिमेशन हुआ। तो कहा कि फंक्शन क्या है, बूंद जा रहा है जीभ पर, उसका फंक्शन क्या हो रहा है, उसका सेंसेशन क्या रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए जीभ बाहर निकाल रहा है, गला को ऐसे कुछ अपना चेहरा बना रहा है, और जब उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अपने आप को एनिमेट करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है। ये तीनों चीज मिल करके उसका एक लक्षण होता है। इसीलिए लक्षण को देखने के लिए खाली इतना मत सोच लीजिए कि वो ऐसा हो रहा है, उसके साथ में क्या कर रहा है। तो 3 बात को एक साथ में देखिएगा तो उसको कंप्लीटनेस के अंदर में कहा जाएगा। ठीक है सर? जी थैंक यू सर। और अच्छा, गंगा सागर जी कह रहे हैं कि ये शब्द ओशो का है, इस पर इनकी पूरी पुस्तक भी है।
हाँ सर, हो सकता है। मैं ओशो को पूरा तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं बहुत ही कम पढ़ा हूँ, ज्यादा मेरे को, और मैं कहता हूँ कि अपने जीवन काल में तो मैं पूरी पढ़ाई कर भी नहीं पाऊंगा, और मेरे एक जीवन बहुत ही कम पड़ता है हम लोगों को पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना, पूरा ज्ञान। और खास करके होम्योपैथी को पढ़ने के लिए एक जीवन कंप्लीट नहीं होगा, है ना। आपके मेट्रिया मेडिका हम लोग थोड़ा संतोष कर लेते हैं सिनॉप्टिक की पढ़ करके, ये करके, लेकिन जब पूरा मेट्रिया मेडिका 10 वॉल्यूम एलेंस के एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ना पड़े तो पसीना छूटता है ना। लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए। आप जो कल कल्याण स्वरूप जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि आपको एक सोर्स, एक आधार तो चाहिए ना, आधार तो चाहिए। इसीलिए हमको जमीन मिला है, जमीन पर पैर रखिए और पैर रख करके वहां से आगे बढ़ाइए, यही बहुत बहुत जरूरी है। और यही आपका नियति है सर। आप यहाँ चाहिएगा कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा बन जाऊंगा, नहीं बन पाइएगा, 30 मार खा नहीं बन सकते। आपका धर्म है, और गीता में कहा गया है कर्मण्य धर्म, यही कर्म है, आप कर्म में रहे, वही आपका ये फल है। 4 मिनट और है। एनीवन मोर? कोई और कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर कल्याण सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जस्ट अ मिनट। बोलिए सर। सर अब आप बोल सकते हैं। कल्याण सर जी, आपने हैंड रेज नहीं किया? अच्छा ठीक है, आप बोलिए सर। मैसेज है, डॉक्टर राम प्रवेश जी कह रहे हैं कि कल्याण स्वरूप बोलना चाह रहे हैं। कल्याण अच्छा, स्वरूप नहीं, वो निकल गए थे। वो निकल गए थे, अभी हो गए। हाँ आइए, बोलिए सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे कल्याण जी, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। ये सर, आवाज नहीं आ रही है सर? नहीं आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। केंट ने अपने फिलॉसफी में वाइटल फोर्स के बारे में लिखा है कि ऑर्गन इज नॉट ए मैन, मैन इज प्रायर टू द ऑर्गन। कोई आदमी अगर मर जाता है तो मरने के बाद उसके सारे ऑर्गन अपने निश्चित जगह पर प्रेजेंट रहता है। फिर भी आदमी कहता है कि लोग मर गया, तो क्यों, कौन सी ऐसी चीज जो शरीर से निकल गई? कोई ऐसी शक्ति जरूर थी हमारे अंदर जो निकल गई, और उसी को हम वाइटल फोर्स के रूप में मानते हैं सर। और ये तो सारे साइंस को मानना पड़ेगा सर। मानना चाहिए सर, मानना चाहिए। अगर नहीं मानेगा तो मेडिकल प्रैक्टिस मुश्किल है सर, मुश्किल हो जाएगा सर। बिल्कुल सही कहना, मुश्किल। मैंने कहा कि मेडिसिन, होम्योपैथी की बात तो छोड़ दीजिए, मेडिसिन को ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन अधूरा रह जाएगा जब तक आप इस बात को नहीं मानिएगा कि क्या निकल गया शरीर से, क्या निकला के कारण खत्म हो गया, और उसका अस्तित्व को स्वीकार किए बिना। डॉक्टर टेंट ने बहुत अच्छा लिखा है, ए मैन, ए डॉक्टर who do not believe in God, who cannot practice medicine। ये डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर तो आजकल हाथ उठा देते हैं गॉड के सामने कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब गॉड पर विश्वास करो। ये तो वहां पर बोलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो उसमें नहीं करते हैं, उसमें कहते यही हाल तो ऐसा है। दूसरे साइंस वाले होम्योपैथिक से लाभ लेते हैं, मगर जब वक्त आता है तो होम्योपैथिक को कहते हैं कि नहीं, होम्योपैथिक कोई साइंस नहीं है। सर यही जब बीमार पड़ते हैं तो उस समय हम लोग के पास में आते हैं। जी हाँ, फिर उस वक्त हम लोग का सहारा लेते हैं। ये सही बात है सर। दीपमाला जी, अब लगता है कि आपका हमारा टाइम खत्म हो गया है। हालांकि 1 मिनट हमारे पास टाइम बचा हुआ है। डॉक्टर रोहित भी हमारे बीच में कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रणाम सर। हाँ बोलिए रोहित जी। बस सर, हम यही कह रहे थे, आप जो ये बातें हम लोगों को दे रहे हैं, जो नॉलेज, वो बूंद समानी समुद्र में यह बूझे सबको। बूंद, एक बूंद अगर समुद्र में गिर गया तो यह सबों को समझ में आता है, लेकिन समुद्र को बूंद में समा देना एक गुरु की ऐसी क्षमता होती है जो बूंद, समुद्र को भी बूंद में समाहित कर देते हैं। बस हम यही कह रहे थे सर। अच्छा लगा आपका मैसेज। बट आपने बहुत ही अच्छा बताया।
कि समुद्र को भी बूंद में समा देते हैं। हमारे गुरु ऐसे होते हैं, और वैसे ही हमारे जी गुरु हैं डॉक्टर शाहनी सर। चलिए, अब जी हमारा जी बिल्कुल। समय भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर शाहनी सर। ऐसे ही आप हमारे बीच में सब कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर हमेशा शेयर करते रहिए बीच बीच में। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। और सभी साथी को से मैं निवेदन करूंगा, जो कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह टोरंटो कनाडा के हैं, जो हिंदी सेशन में एक बार लेक्चर दे रहे हैं। आज इस सेशन में, इंग्लिश सेशन में आज आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, तो आप उनको दोबारा उस चीज को सुनिए, और भी नोट्स के विषय में बहुत अच्छा जानकारी होगा। Thank you, Dr. Deepamala. Thank